Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और बात करें अगर हम आज के सेशन की, तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। बात करें अगर हम किस टॉपिक से प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए हमारा जो अभी मेन फोकस है वो पेपर 1 पे है, आप सभी को पता है। तो पेपर 1 में अभी हम 2-3 डेज से आपका यूनिट 9 कवर कर रहे थे। इससे पहले हमने यूनिट 10 को कवर किया था। यूनिट 10 में हमने जो भी PYQs थे उनको हमने कवर किया था। आपके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था, और कुछ पार्ट उसका रह भी गया है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको वहाँ पे बोला था कि 2006 से 2018 तक के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो अभी हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए हैं, उनको हम आगे की पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। अभी हमने फिर बीच में आपका यूनिट 9 स्टार्ट किया था। यूनिट 9 में हमने आपका पॉल्यूशन टॉपिक को शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझा था, और अब हम उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और जैसे कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी, कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी में पढ़ाइए, तो आज का ये सेशन हमने हिंदी लैंग्वेज ही लिखा है। तो आई होप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो भी टर्म है हम उनको इंग्लिश में बताते चलेंगे, वरना हिंदी वाले बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम रहती थी। अगर आप इंग्लिश में लिखते थे तो उनको इंग्लिश देख के ही होता है कभी कभी थोड़ा सा फोबिया टाइप वो लोग, तो उस वजह से उनको प्रॉब्लम रहती थी। अदरवाइज मैं एक्सप्लेन तो वहाँ भी हिंदी में ही किया करती थी। बट चलिए, कभी कभी उनके लिए भी, और बाइलिंगुअल होना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाता है उसमें। तो हम यूनिट 9 के जो आपकी यूनिट है पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, इससे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। आपने हमारी पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ की वीडियो अगर नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और बाकी भी जो भी वीडियोस हमने जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, कुछ हमने मिसलेनियस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है, वहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन के थ्रू काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। तो अगर आपने वो वीडियोस भी हमारी नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। वो वीडियोस भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे अपना सेशन, और हम अपने सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है कि पादप सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं या फिर सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं। तो पादप कौन होते हैं? आपके प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो आपकी जो सन की लाइट होती है, यानी कि जो सनलाइट होती है, उसका यूज़ किस तरह से करते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए प्रकाशीय श्वसन के लिए, यानी कि आप कह सकते हो लाइट रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, लिखती हुई चल रही हूँ मैं, लाइट रेस्पिरेशन के लिए, या फिर फोटो पेरियोडिज्म, ठीक है, इसको हिंदी में ही लिखा हुआ है फोटो पेरियोडिज्म, या फिर प्रकाश संश्लेषण जिसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो बिल्कुल जैसे ही फोटोसिंथेसिस आ गया, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो सनलाइट होती है, इसका इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना जो है वो प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इट्स ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं, तो ऐसे जंतुओं के आप शाकाहारी कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या इनको मांसाहारी कहेंगे? बिल्कुल इनको मांसाहारी कहा जाता है। सर्वाहारी कौन होते हैं? तो सर्वाहारी आपके ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है, जो कि आपके फ्लैश भी खाते हैं और साथ ही साथ ये आपकी वेजिटेबल्स भी खाते हैं, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स भी ये खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। तो दोनों जो चीज़ें खाते हैं उनको ओमनीवोरस कहा जाता है, सर्वाहारी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ पर्यावरण जैविक घटक है।
पर्यावरण के जैविक घटक हैं। तो पर्यावरण यहाँ पे क्या हो गया, आपका एनवायरनमेंट हो गया, और जैविक घटक कौन हो गए, तो लिविंग फैक्टर्स यहाँ पर आपको बताने हैं। आप अगर हम पर्यावरण के जैविक घटक की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका पर्यावरण होता है उसमें आपके मेनली 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि दो घटक पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है आपका नॉन लिविंग और एक आपका होता है लिविंग फैक्टर। तो ये जो आपका नॉन लिविंग फैक्टर होता है इसमें क्या आता है, इसमें जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो आता है, यानी कि भौतिक घटक आते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स आते हैं जिनको हम भौतिक घटक कहते हैं। जैसे कि आपका सन हो गया, ठीक है, आपकी लाइट हो गई, ठीक है, आपकी रेनफॉल हो गई, ठीक है, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है, तो ये एयर हो गया, वाटर हो गया। तो ये सब क्या है, ये हमारे पर्यावरण के फिजिकल कंपोनेंट्स यानी कि अजैविक घटक हैं। अब आपसे यहाँ पूछा है कि जैविक घटक इनमें से कौन है, तो अगर शैवाल की बात करें तो ये है आपका एल्गे। तो ये एल्गे जो है ये आपके किसके थ्रू आता है, प्लांट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा आपका पेड़ है तो ये ट्री है ही, और आप सभी को पता है ट्रीज कैसे होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं। दूसरा आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी कैसे होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, क्योंकि इनमें भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपको देखने को मिलती है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे तीनों ही लिविंग फैक्टर्स में आते हैं। लिविंग फैक्टर्स आपके क्या क्या होते हैं, तो ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। कौन होते हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर जितने भी सजीव होते हैं वो सब आते हैं, जैसे कि आपका ह्यूमन बींग्स आ गया, ठीक है, प्लांट्स आ गए, प्लांट्स में ही शैवाल आ रहा है, एल्गी, ठीक है, प्लांट्स आ गए, और आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव आ गए। तो ये सूक्ष्म जीवों को ही बैक्टीरिया कहा गया है यहाँ पर। तो ये सभी के सभी आपके पर्यावरण के जैविक घटक हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी ठीक है। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को क्या कहते हैं। यानी कि अब आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें जो आपके एलिमेंट्स की साइकिल होती है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को क्या कहा जाता है, क्या रासायनिक केमिकल साइकिल कहा जाता है इसको, या जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र कहा जाता है, या जैविक चक्र कहा जाता है, या भूगर्भीय चक्र कहा जाता है। तो इसको आपका जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आहार श्रृंखला में मनुष्य है, तो आहार श्रृंखला ये क्या है, आपकी फूड चेन है। ठीक है, तो फूड चेन की अगर मैं बात करूं तो मानव को यहाँ पर क्या कहा जाता है फूड चेन में। तो फूड चेन में मानव को क्या कहा जाता है, देखिए सबसे पहले अगर फूड चेन की बात करें तो आपका क्या आते हैं, उत्पादक आते हैं जिनको आप प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इनमें आपके प्लांट्स आ जाती है, आपके ग्रास आते हैं, ट्रीज आते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब इन प्रोड्यूसर्स को जो कंज्यूम करता है उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता। अब आप बताइए इस प्लांट को, इस ग्रास को, इस ट्री को कौन खाएगा। तो अगर हम बहुत माइन्यूट सी फूड चेन पे चलेंगे तो इस ग्रास को आपका फ्रॉग खाएगा, इसी ग्रास को आपका रैबिट भी खाएगा, इसी ग्रास को डियर भी खाएगा, इसी ग्रास को कैटल भी खाएगी। ठीक है, और इसी ग्रास को ह्यूमन बीइंग भी खाएगा। तो ग्रास को जो कोई भी खा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स पर जो कोई भी डिपेंड है वो आपका क्या है, कंज्यूमर है, यानी कि उपभोक्ता है। तो मनुष्य भी आहार श्रृंखला में उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट
प्रदूषण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो अब पॉल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? पॉल्यूशन तो हमारा तो टॉपिक ही रहा था जो हमने आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझाया, पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो पॉल्यूशन अगर हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है? पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है। ये पॉल्यूटेंट्स क्या हैं? इनको प्रदूषक कहा जाता है, जो कि प्रदूषण कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्या देंगे आपकी? ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है, यानी कि आपके एनर्जी का कंजर्वेशन यहाँ पर हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं। जो आपका पॉल्यूशन है उसमें एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति। तीसरा, मिट्टी के ऊपरी परत का उजड़ना। तो देखिए, मिट्टी की ऊपरी परत का जो उजड़ना, यानी कि जो अपर लेयर है सॉइल की, उसका जो हटना है, ठीक है, उसका जो इरोड होना है, तो वो आपका क्या है? सॉइल इरोजन है। क्या है? भूस्खलन है, सॉइल इरोजन। तो ये आपका पॉल्यूशन नहीं है। यहाँ से अब आपका एक क्वेश्चन और स्टार्ट हो गया तैयार कि सॉइल इरोजन क्या है, भूस्खलन क्या है? तो मिट्टी के ऊपरी परत का उजड़ना आपका सॉइल इरोजन कहलाता है। सभी नहीं है क्योंकि दोनों ऑप्शन कट गए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अवांछित अथवा विषैल पदार्थ की उपस्थिति। कल ही मैंने आपको बार बार बताया है कि जो अनडिजायरेबल, आपके अनडिजायरेबल जो अनडिजायरेबल टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अनडिजायरेबल टॉक्सिक सब्सटेंसेस की अगर प्रेजेंस हो जाती है तो क्या होता है? आपका पॉल्यूशन होता है। अगर यही अनडिजायरेबल टॉक्सिक सब्सटेंस आपके एयर में प्रेजेंट हो जाते हैं तो एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर में प्रेजेंट हो जाते हैं तो वाटर पॉल्यूशन होता है। सेम थिंग हैपेंस विद सॉइल ऑल्सो, सॉइल में प्रेजेंट हो जाते हैं तो सॉइल पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये हमारे किसी भी सब्सटेंस में जो हम नहीं चाहते, ऐसे केमिकल जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनका आ जाना या फिर विषैले पदार्थों का आ जाना आपका प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट, ओजोन डे किस दिन मनाते हैं? क्योंकि डे से क्वेश्चन आते हैं और डेज पर हम आपको हमने ऑलरेडी वीडियोस को सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है, डेज और डेट्स को, इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स, उनको आप बार बार ही चेक करते चलिए क्योंकि ऐसे भूलना हो जाता है। ठीक है, तो 21 अप्रैल यहाँ पर आया है, तो इस 21 अप्रैल से कनेक्ट करते चलिए। 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को क्या मना रहे हैं हम? अर्थ डे मना रहे हैं। मैं काफ़ी बार इनको डिस्कस कर चुकी हूँ क्योंकि बार बार एग्जाम्स पे यही पूछे जाते हैं। 30 जनवरी आ रहा है, ठीक है, आपका 16 सितंबर आ रहा है, 15 दिसंबर आ रहा है। तो यहाँ जो ओजोन डे की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन डे क्यों मनाया जाता है? तो जो आपकी ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है उसके प्रोटेक्शन के लिए ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन डे के प्रोटेक्शन के लिए आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनमें कि ओजोन को बचाने के लिए प्रयास किए गए हैं, उसके संरक्षण के लिए प्रयास किए गए हैं। तो इसी ओजोन डे पर ओजोन से संबंधित प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, आपके सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कराई जाती हैं ताकि लोगों को अवेयर कराया जा सके कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन की भी हमारी एक सेपरेट वीडियो है जिसको हम लोग ऑलरेडी अपने चैनल पर दिए हुए हैं, आपने देख रखी है तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन भोपाल गैस त्रासदी से है, यानी कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी आपकी हुई थी वो पूछा जा रहा है कि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी आपकी किस कारण से हुई थी, यानी कि आप कह सकते हो किस गैस के कारण हुई थी। तो ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, यहाँ पर एक गैस थी, ठीक है, टॉक्सिक गैस थी, जिसका क्या हुआ था, यहाँ पर रिसाव हुआ था। ठीक है, यानी कि इस गैस का क्या हो गया था? लीकेज हो गया था।
तो आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वो गैस क्या कार्बन मोनोऑक्साइड थी? नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड निट्रस ऑक्साइड था? नहीं। एथाइल आइसोसाइनेट था? नहीं। वो क्या थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये याद रखिएगा, सीनेट लिखा हुआ है लेकिन ये लिखा जाता है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, हिंदी में कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट ये एक गैस थी जिसके द्वारा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, इस गैस की लीकेज वहाँ पर हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है हमारा कि किस पदार्थ से जल प्रदूषित होने पर मिनीमाता बीमारी होती है। कल ही हमने अपने जब वाटर पोल्यूशन पढ़ा था वहाँ हमने डिस्कस किया था कि जब आपके जल में मर्क्यूरी क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जब आपके वाटर में मर्क्यूरी क्लोराइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो वाटर पोल्यूटेड होता है, और उस वाटर के पोल्यूट होने की वजह से क्या डिजीज़ होती है? मिनीमाता डिजीज़ होती है, ठीक है। ये मिनीमाता डिजीज़ सब किस में हुई थी? वाटर के पोल्यूट होने से फिशेस में हुई थी, और जब इन फिशेस को ह्यूमन बींग्स ने कंज्यूम किया था तो उनमें हुई थी। सबसे एग्जाम्पल इसका वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में देखा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जल का क्लोरीकरण किया जाता है, यानी कि जो वाटर का क्लोरीनेशन होता है, ठीक है, वाटर क्लोरीनेशन, तो वो वाटर क्लोरीनेशन क्यों किया जाता है? तो वाटर क्लोरीनेशन क्या गंध हटाने के लिए किया जाता है? घुलित खनिज का अपक्षेपण के लिए किया जाता है, या फिर पैथोजन और कवक को मारने के लिए जाता है? पैथोजन आपको पता ही, और इंग्लिश में पैथोजन होता है। कवक क्या होता है आपका? फंजाई होता है। तो पैथोजन और फंजाई को किल करने के लिए या फिर इसको सलज बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्लोरीनेशन होता है वो पैथोजन और फंजाई को किल करने के लिए किया जाता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। आगे आता है आपका क्वेश्चन, बीओडी का अर्थ है। तो बीओडी एक कॉमन टर्म है, इसका क्या अर्थ होता है? तो बी फॉर होता है आपका बायोलॉजिकल, ओ फॉर होता है आपका ऑक्सीजन, और डी फॉर होता है आपका डिमांड। ये बीओडी की कंसंट्रेशन अगर वाटर में ज़्यादा होती है तो भी वाटर पोल्यूट होता है, और बहुत ज़्यादा कम होती है तो भी वाटर पोल्यूट माना जाता है, ठीक है। तो इसकी एक निश्चित लिमिट होती है, आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा दी जाती है। उसमें आपका मिनिमम कितना हो और मैक्सिमम बता दिया जाता है कि इस हद तक इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पर बायोटिक ऑक्सीजन लिख दिया लेकिन बायोलॉजिकल होता है, ऑर्गेनिक डेथ और डिमांड नहीं होता। बायोलॉजिकल कर लीजिएगा इसको और ये रहेगा आपका बीओडी इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोटिक भी चल जाता है, ठीक है, बात सेम ही है। किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है? तो बात आ गई तेजाबी वर्षा की, यानी कि आता है आपका, क्या कहेंगे इसको, एसिड रेन। तो एसिड रेन किस वजह से होता है? एसिड रेन की भी हमारे चैनल पर सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसको डिटेल में वहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ सिर्फ इतना पूछा है कि ये किस कारण होती है। तो एसिड रेन की अगर हम बात करें तो ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। कि कैसे होती है, क्यों होती है, तो ये सब आपको वहाँ पता चल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, यानी कि सॉइल पोल्यूशन के कॉज क्या है, ठीक है। तो सॉइल पोल्यूशन को हमने कल ही डिस्कस किया था। सॉइल पोल्यूशन के अगर हम कॉजेस की बात करें तो उसमें मेजर कॉज क्या था? तो सॉइल पोल्यूशन का मेजर कॉज यहाँ पर आपको दिखेगा खनन, जो माइनिंग का काम किया जाता है उससे सॉइल पोल्यूट होती है, क्योंकि माइनिंग करने के लिए केमिकल्स का यूज़ होता है, मशीनरी का यूज़ होता है, ठीक है, बम्बार्डमेंट कराया जाता है, तो इसकी वजह से आपकी जो सॉइल है वो पोल्यूटेड होती है। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण कल मैं आपको बता रही थी कि हर्ट्ज में साउंड होती है, डेसिबल में साउंड होती है, तो वही है कि ध्वनि प्रदूषण आप किस में होता है? तो ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में होता है। नेक्स्ट,
ध्वनि प्रदूषण से होता क्या है, तो कल ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या पुतली का फैलाव होता है? देखिए ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, तो ये पुतली तो आपकी आई में होती है, तो आई में इफेक्ट होना पड़ेगा और ऑब्वियस सी बात है आपके ईयर में इफेक्ट पड़ेगा या फिर आपके हार्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत जोर से शोर होने पर कहीं भी ना हमारा हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है, हृदय गति में वृद्धि होती है, वही बात आ गई। अगर बहुत तेज शोर है, अगर डीजे वीजे के पास खड़े हो जाते हैं तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, रक्त नलिकाओं में सिकुड़न नहीं होती, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस स्तर का ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? देखिए बिल्कुल, अब बात आ जाती है कि आपके किस स्तर के ध्वनि प्रदूषण को आप खतरनाक मानेंगे, यानी कि किस लेवल के पोल्यूशन को आप डेंजरस मानेंगे। 30 डेसिबल से अधिक होने पर, या फिर 35-60 डेसिबल से अधिक होने पर, या फिर 120 डेसिबल से अधिक होने पर, या 120 से 150 डेसिबल से अधिक। तो ये तो भैया बहुत ज़्यादा हो गया, 35 से 60 के बीच में रहे, लेकिन अगर 60 डेसिबल से अधिक हो जाता है आपका लेवल साउंड का, तो ये आपके नॉइस पोल्यूशन को यहाँ पर डेंजरस माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट ऊर्जा का पुनः चक्रण स्रोत है, यानी कि जो आपकी एनर्जी है उसको दोबारा से, ठीक है, उसको दोबारा से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, ये वो सोर्स आपको बताना है। तो वो कैसे आता है? पुनः चक्रण सोर्स की अगर हम बात करें ऊर्जा के, तो वो क्या है? आपके धातु है। क्या है? धातु। नेक्स्ट, सबसे अधिक स्वच्छ जल किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक स्वच्छ जल की अगर हम बात करें तो ये आपका किस में पाया जाता है? तो क्या झील और झरने में, भूमिगत जल में, पोलर हिम और ग्लेशियर्स में, या नदी में? तो भूमिगत जल, जो आपके पृथ्वी के अंदर जल होता है, आपका अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो आपका सबसे ज़्यादा क्लीन माना जाता है। मृदा क्षरण, मृदा क्षरण का मुख्य कारण है, मृदा क्षरण का मुख्य कारण है वन आच्छादन, निर्वनीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं, आवा दोनों। मृदा क्षरण क्या है आपका? वही हमने बोला ना अभी, सॉइल इरोजन, ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया था। तो सॉइल इरोजन का कारण क्या है? सॉइल इरोड क्यों हो रही है? तो सॉइल इरोजन का कारण जो है आपके पेड़ों का कटाव भी है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन भी है। बिल्कुल, पेड़ कट रहे हैं, उस कारण से आपका सॉइल इरोड हो जाती है, और निर्वनीकरण, तो यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा आवा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, तो विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन एवं पाकिस्तान है। तो विश्व के सबसे बड़े कोयले उत्पादक की अगर हम बात करें तो ये कौन सा है आपका? ये है चीन, अमेरिका और रूस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? कोबाल्ट, मैंगनीज, तांबा और या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट, ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? तो सबसे सस्ता स्रोत की अगर हम बात करें तो नन अदर देन सोलर एनर्जी, यही सबसे सस्ता स्रोत है। क्लियर? नेक्स्ट, भविष्य का परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? परंपरागत में आपका टाइडल ऊर्जा आएगा, नाभिकीय, बायोमास या हाइड्रोजन। तो ये आपका है टाइडल ऊर्जा। नेक्स्ट, सब्जी, फल एवं ऑर्नामेंटल पौधों को लगाने को क्या कहा जाता है? देखिए, तो सिल्वीकल्चर ये तो आपके रेशम कीट का हो जाता है। एपीकल्चर ये भी नहीं। पिसीकल्चर आपके मछली पालन को कहा जाता है, और एपीकल्चर शायद हनी बी के पालन को कहा जाता है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। सब्जी, फल, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है शायद, नहीं, वो विटीकल्चर होता है, अंगूर का उत्पादन। ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चर आपका सब्जी, फल और ऑर्नामेंटल पौधों को लगाने
को कहते हैं। तो दैट वॉज ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलेंगे हम अपने एक नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।